वही बारिश जो एक मरते हुए खेत में जान फूंक सकती है ना, वही टमाटर की पूरी फसल को महज 72 घंटे में तबाह भी कर सकती है। बिल्कुल, और ये विरोधाभास असल में बहुत ही खतरनाक है ना? तो आज मॉनसून, टमाटर रोग प्रबंधन और रोकथाम गाइड के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम ठीक इसी बात को समझने जा रहे हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा का मकसद ही ये है कि कैसे बारिश का पानी और उससे पनपने वाला जो माहौल है वो टमाटर के लिए मौत का परवाना बन जाता है। सही कहा, एक तरफ जल भराव है, दूसरी तरफ नमी है। हाँ, और इन दोनों के बीच पनपते हैं वो फंगस और बैक्टीरिया जो रातों रात खेत को कब्रिस्तान में बदल सकते हैं। मतलब मैं इसे ऐसे देख रही थी जैसे किसी बेहद कमजोर इम्यूनिटी वाले व्यक्ति को एक खचाखच भरे अस्पताल में बिना मास्क के छोड़ दिया गया हो। ये बहुत ही सटीक तुलना है। संक्रमण सिर्फ हवा में नहीं है बल्कि हर सतह पर है, हर सांस में है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल के समझते हैं। बिल्कुल, और उस अस्पताल वाले परिदृश्य को अगर आगे बढ़ाएं तो सबसे बड़ा खतरा सिर्फ आसमान से गिरने वाला पानी नहीं है। अच्छा, तो फिर असली खतरा क्या है? असली समस्या वो माइक्रो क्लाइमेट है, मतलब वो सूक्ष्म जलवायु जो पानी गिरने के बाद खेत के भीतर तैयार होती है। तो ये माइक्रो क्लाइमेट कैसे बनता है? देखिए, जब लगातार बारिश होती है और फिर घने बादल छाए रहते हैं तो खेत में एक भयानक उमस पैदा होती है, और ये उमस फंगस के लिए एक इंक्यूबेटर का काम करती है। ओहो, मतलब गर्मी और नमी का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन। एकदम सही। टमाटर का पौधा वैसे ही बहुत संवेदनशील होता है, और ये जो लगातार बनी रहने वाली नमी है ना, ये उसके प्राकृतिक बचाव तंत्र को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देती है। समझ गए। और इस माइक्रो क्लाइमेट के असर का सबसे खौफनाक उदाहरण शायद लेट ब्लाइट है, जिसके बारे में हमने स्रोत में पढ़ा। बिल्कुल, लेट ब्लाइट ये सबसे तेजी से हमला करने वाले बीमारियों में से एक है। स्रोत के जो आंकड़े हैं वो तो डराने वाले हैं। पत्तियों पर पानी जैसे भूरे काले धब्बे दिखते हैं, और देखते ही देखते वो फल पर कठोर भूरे धब्बे बन जाते हैं। हाँ, और ये बीमारी पूरी फसल को सिर्फ 3 से 5 दिन में राख कर देती है। मतलब किसान को तो संभलने का कोई मौका ही नहीं मिलता। मौका बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि लेट ब्लाइट का जो प्रसार है वो मौसम के एक बहुत ही विशिष्ट पैटर्न पर निर्भर करता है। वो पैटर्न क्या है? मॉनसून में जब लगातार बारिश होती है, तापमान में थोड़ी गिरावट आती है और सुबह भारी ओस गिरती है। मतलब ठंडा और नम मौसम। हाँ, तब इसके बीजाणु, जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं, वो ठंडी हवा और पानी के जरिए भयंकर तेजी से फैलते हैं। ये बाहर से पौधे को पूरी तरह गला देता है। तो इसे रोका कैसे जाए? स्रोत में कुछ रसायनों का जिक्र था शायद। बिल्कुल, इसके नियंत्रण के लिए सिर्फ एक तरह के केमिकल से काम नहीं चलता। बचाव के लिए कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक फंगीसाइड का एक रणनीतिक मिश्रण इस्तेमाल करना पड़ता है। कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक, ये कैसे काम करते हैं? देखिए, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड पौधे के बाहर एक सुरक्षा परत बनाता है, जबकि सिस्टमिक जो है वो पौधे के सिस्टम के अंदर घुसकर फंगस के विकास को रोकता है। अच्छा, दोनों तरफ से सुरक्षा। इसके लिए साइमोक्सानिल और मैनकोजेब के मिश्रण की बात की गई है ना, लगभग 600 ग्राम प्रति एकड़। हाँ बिल्कुल, या फिर आप मेटालिक्सिल और मैनकोजेब का मिश्रण भी ले सकते हैं। वो करीब 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बाहर से होने वाला सीधा हमला। लेकिन इस गाइड में एक और स्थिति है जो मेरे तो बिल्कुल समझ से परे है। आप बैक्टीरियल विल्ट की बात कर रही हैं? हाँ, बैक्टीरियल विल्ट। मतलब इसमें पौधा अचानक से मुरझा जाता है जबकि उसकी पत्तियां पूरी तरह से हरी होती हैं। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। पर ये कैसे संभव है? एक पौधा जो जल भराव वाले खेत में खड़ा है, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है, वो अचानक से प्यास से कैसे मर रहा है? ये इस पूरी जैविक प्रक्रिया का सबसे क्रूर हिस्सा है। मैं समझाता हूँ। लेट ब्लाइट बाहर से सड़ाता है, लेकिन बैक्टीरियल विल्ट जड़ों के जरिए पौधे के अंदर प्रवेश करता है। अच्छा, मतलब ये अंदर से हमला कर रहा है। बिल्कुल, जल भराव वाले खेतों में ये जो बैक्टीरिया है, ये पौधे के वैस्कुलर सिस्टम पर कब्जा कर लेता है। वैस्कुलर सिस्टम यानी वो नसें जहां से पानी और पोषक तत्व ऊपर जाते हैं। एकदम सही। बैक्टीरिया की आबादी नसों के अंदर इतनी तेजी से बढ़ती है कि वे पूरी की पूरी नलियों को ही चोक कर देते हैं। ओह, तो जड़ें पानी सोख तो रही हैं, लेकिन वो पानी पत्तियों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। ब्लॉकेज हो गया है। क्या बात है! तो क्या बैक्टीरियल विल्ट पौधे के लिए एक तरह का हार्ट अटैक है? पौधा हरा भरा दिख रहा है और अचानक खत्म। बहुत अच्छी एनालॉजी है। एक तरह का कार्डियक अरेस्ट ही है, जहां खून की नसें जाम हो गई हैं। और इस ब्लॉकेज को पहचानने के लिए स्रोत में जिस वाटर टेस्ट का जिक्र है, वो तो किसी सीक्रेट डिटेक्टिव काम जैसा लगता है। हाँ, वो जो तने को काट कर पानी में डालने वाला टेस्ट है। बिल्कुल, तना काटकर साफ पानी में डालो और अगर सफेद धागा निकले तो वो विल्ट है। ये सफेद धागा असल में क्या है? वो सफेद धागा और कुछ नहीं, बल्कि पौधे की नसों में फंसा हुआ वही बैक्टीरिया का लाखों का झुंड है। बाप रे, लाखों बैक्टीरिया का झुंड? हाँ, जब हम उस संक्रमित तने को पानी में डालते हैं तो ऑस्मोसिस और दबाव के कारण वो जो बैक्टीरियल स्लाइम है वो एक धुएं या धागे के रूप में पानी में रिसने लगता है। तो ये इस बात का अचूक प्रमाण है कि समस्या फंगस की नहीं है बल्कि बैक्टीरिया की है। बिल्कुल, और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि ऐसे में कोई भी सामान्य फंगीसाइड काम नहीं करेगा। तो फिर क्या काम करेगा? वहाँ कॉपर आधारित बैक्टीरियोसाइड ही असर दिखा सकते हैं, जो सीधे बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करीब 500 ग्राम और साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम का इस्तेमाल करना होता है। समझ गए। तो जहां लेट ब्लाइट हवा से आ रहा है, वहीं बैक्टीरियल विल्ट
पानी से जड़ों को चोक कर रहा है। सही कहा। लेकिन बड़े पौधों के अचानक मरने की बात तो हमने कर ली। स्रोत ये भी बताता है कि कुछ खतरे ऐसे होते हैं जो शुरुआत में ही यानी नर्सरी में ही पौधे को खोखला कर देते हैं। आप डैम्पिंग ऑफ की तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ, डैम्पिंग ऑफ मतलब, तो क्या डैम्पिंग ऑफ का मतलब यह है कि बिल्डिंग बनने से पहले ही नींव में दीमक लग जाना? बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ ड्रेनेज या जल निकासी की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। वो कैसे? देखिए, नर्सरी में जब बीज बोए जाते हैं और अगर मिट्टी में ज्यादा नमी है या पानी रुकने लगता है तो वहां मौजूद खतरनाक फंगस तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। और वो फंगस क्या करते हैं? वे सीधे जमीन की सतह के पास वाले कोमल तने के ऊतकों को गला देते हैं। पौधा अभी सीधा खड़ा होना ही सीख रहा होता है कि वो जड़ से गलकर गिर जाता है। ओ बेचारा पौधा। तो इसका बचाव क्या है? इसीलिए बीज को बोने से पहले ही रसायनों से उपचारित करना जरूरी है। कार्बेंडाजिम से बीज उपचार कर सकते हैं, करीब 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। अच्छा, ताकि बीज के चारों ओर एक रासायनिक कवच बन जाए और मिट्टी का फंगस उस पर हमला ना कर सके। और क्या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का सॉइल ड्रेंच भी कर सकते हैं? बिल्कुल, वो भी बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि पौधा नर्सरी के उस दलदल से बच गया और मुख्य खेत में आ गया। अब स्रोत में एक और दिलचस्प बात है कि मौसम सिर्फ फंगस को ही नहीं बल्कि कीड़ों को भी बढ़ावा देता है। हाँ, यहाँ से खेल थोड़ा और जटिल हो जाता है। जैसे लीफ कर्ल वायरस की बात की गई है। उमस वाले मौसम में पत्तियां ऊपर मुड़ जाती हैं, पौधा बौना हो जाता है। और इसका मुख्य कारण है सफेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई। यही बात मुझे बड़ी अजीब लगी। सफेद मक्खी तो यहाँ एक डिलीवरी एजेंट की तरह काम कर रही है ना? खुद तो इतनी छोटी है लेकिन पूरा वायरस का पार्सल पौधे तक पहुंचा रही है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जटिल त्रिकोण है। पौधा, वायरस और वो वेक्टर यानी सफेद मक्खी। उमस भरा मौसम सिर्फ फंगस के लिए आदर्श माहौल नहीं होता, यह सफेद मक्खी के प्रजनन के लिए भी बेहतरीन स्थिति है। अच्छा, तो ये वायरस फैलता कैसे है? जब ये मक्खी किसी संक्रमित पौधे का रस चूसती है तो वायरस उसके अंदर चला जाता है, और जब वो उड़कर किसी स्वस्थ पौधे पर बैठती है तो वायरस वहां ट्रांसफर हो जाता है। मतलब सीधा सिस्टम में इंजेक्ट कर देती है। हाँ, और एक बार ये लीफ कर्ल वायरस अंदर चला गया तो पौधे की कोशिकाएं ठीक से विभाजित नहीं हो पाती, इसलिए पत्तियां मुड़ जाती हैं। तो यहाँ हमारी लड़ाई फंगस से नहीं है? नहीं, यहाँ लड़ाई उस मक्खी से है। कीटनाशकों के जरिए उस मक्खी के नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करना पड़ता है। इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथॉक्सैम लगभग 40 मिलीलीटर या 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए। अब बीमारियों और मौसम के इसी पैटर्न में मुझे एक और चीज बहुत अजीब लगी, अर्ली ब्लाइट। हाँ, अर्ली ब्लाइट। इसका नाम तो अर्ली है लेकिन इसका ट्रिगर लेट ब्लाइट से बिल्कुल अलग है। लेट ब्लाइट को ठंडा और नम मौसम चाहिए था, लेकिन अर्ली ब्लाइट गर्म और नमी वाले मौसम में हमला करता है। बिल्कुल, मौसम का यही सूक्ष्म अध्ययन एक सफल फसल का आधार है। तो ये गर्म मौसम में कैसे पनपता है? अगर तापमान ज्यादा है और भारी बारिश के बाद अचानक धूप निकल आती है तो खेत में उमस का स्तर चरम पर होता है। ये स्थिति अर्ली ब्लाइट के फंगस को तुरंत सक्रिय कर देती है। और इसके लक्षण क्या हैं? ये नीचे की पुरानी पत्तियों से शुरू होता है और उन पर गोल छल्लेदार धब्बे बनाता है। अच्छा, वो गोल छल्ले वाले धब्बे। हाँ, तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करें? अजॉक्सिस्ट्रोबिन करीब 200 ml या फिर मैनकोजेब 600 ग्राम का स्प्रे कर सकते हैं। इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। सही कहा। अब अगर पौधा नर्सरी में बच भी जाए और इन अचानक मरने वाले रोगों से भी सुरक्षित रहे तो एक और खतरा है। हम बात कर रहे हैं फल और पत्तियों पर दाग लगने की। हाँ, कॉस्मेटिक और सिस्टेमिक नुकसान। वो भी एक विलेन है। बिल्कुल, जब बारिश की तेज बूंदें खेत की नंगी मिट्टी पर टकराती हैं तो क्या होता है? हाँ, मैंने पढ़ा कि वो एक मिनी कैटापल्ट या गुलेल की तरह काम करती हैं। वे मिट्टी के कणों के साथ वहां बैठे फंगस को उछालकर सीधे पौधे की निचली पत्तियों और फलों पर चिपका देती हैं। इसे कृषि की भाषा में स्प्लैशिंग मैकेनिज्म कहते हैं। स्प्लैशिंग मैकेनिज्म। और यही मुख्य कारण है फ्रूट रॉट यानी फल सड़ने का और सेप्टोरिया लीफ स्पॉट जैसे रोगों का। मतलब मिट्टी में फंगस के बीजाणु पहले से ही निष्क्रिय पड़े होते हैं। हाँ, और जब बारिश की बूंद मिट्टी पर प्रहार करती है तो पानी और मिट्टी का वो छींटा सीधे फल के संपर्क में आता है। बारिश रुकने के बाद की उमस उस फंगस को फल के अंदर घुसने में मदद करती है। ओह, तो फल पर दिखने वाले वे काले और भूरे धब्बे वो असल में फंगस के एंजाइम्स द्वारा फल को गलाने का नतीजा है। फ्रूट रॉट के लिए हेक्साकोनाजोल का स्प्रे करना पड़ता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी खूबसूरत पेंटिंग पर कीचड़ उछाल दिया गया हो और वो कीचड़ धीरे धीरे कैनवास को ही गला दे। बहुत उम्दा एनालॉजी है। और सिर्फ फ्रूट रॉट नहीं, बारिश के बाद की उमस में पत्तियों पर सफेद पाउडर भी जमा हो जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू, इसके बारे में भी गाइड में था। इसके लिए वेटेबल सल्फर इस्तेमाल करते हैं ना? बिल्कुल, करीब 1 किलो प्रति एकड़। और साथ ही सेप्टोरिया लीव स्पॉट, जिसमें छोटे गोल भूरे धब्बे बनते हैं जिनके बीच का हिस्सा सफेद होता है, उसके लिए क्लोरोथालोनिल का स्प्रे काम आता है। और एंथ्रेक्नोज, उसमें तो पके हुए फलों पर धसे हुए काले धब्बे बन जाते हैं। हाँ, वो भी इसी स्प्लैशिंग और नमी का नतीजा है। उसके बचाव के लिए कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का मिश्रण बेहतर रहता है। चलिए, ये तो हो गए फलों और पत्तियों के दाग। लेकिन इसी तरह का एक और रोग है फ्यूजेरियम विल्ट। फ्यूजेरियम विल्ट? ये मुझे बैक्टीरियल विल्ट से काफी अलग लगा। स्रोत कहता है कि इसमें पौधे की सिर्फ एक तरफ की पत्तियां पीली होकर सूखती हैं।
आधा पौधा स्वस्थ दिखता है और आधा मर रहा होता है। बिल्कुल। ये बहुत ही अजीब और विशिष्ट लक्षण है। ये एक तरफा मौत कैसे काम करती है? ये फंगस की बहुत ही खास कार्यप्रणाली है। मिट्टी में मौजूद फ्यूजेरियम फंगस जड़ों के एक हिस्से से अंदर घुसता है। अच्छा, सिर्फ एक हिस्से से? और तने की केवल उसी हिस्से के वैस्कुलर सिस्टम को ब्लॉक करता है। जिस तरफ का टिश्यू ब्लॉक हो गया वहां पानी की सप्लाई कट जाती है। ओह, इसलिए सिर्फ उसी तरफ की पत्तियां पीली पड़ती हैं। एकदम सही। ये एक लोकलाइज्ड ब्लॉकेज है, जबकि बैक्टीरियल विल्ट तो पूरे सिस्टम को एक साथ चोक कर देता था। इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा से मिट्टी का उपचार और कार्बेंडाजिम का ड्रेंच किया जाता है। प्रकृति के ये तरीके कितने निर्दयी और सटीक हैं। खैर, प्रकृति और मौसम तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन स्रोत का सबसे दिलचस्प और चरम हिस्सा वो है जहां इंसानी गलतियों की बात की गई है। हाँ, अक्सर किसान अनजाने में इन बीमारियों की मदद कर देते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी गलतियों में बकाया गया है खेत में पानी भरना, बहुत घनी फसल लगाना, बारिश के बाद स्प्रे ना करना और लगातार एक ही दवा का इस्तेमाल करना। ये दवा वाली गलती सबसे ज्यादा भारी पड़ती है। तो इन सब का क्या मतलब है? लगातार एक ही दवा इस्तेमाल करने वाली बात तो मुझे वैसी ही लगी कि आपको सिर दर्द हो, पेट दर्द हो या बुखार हो और आप हर बार सिर्फ पैरासिटामोल खा रहे हैं। बिल्कुल सही। मतलब फंगस भी तो उस दवा का आदी हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। विकासवाद या एवोल्यूशन का ये सबसे बुनियादी नियम है। जब एक ही फंगीसाइड का बार बार इस्तेमाल होता है तो कमजोर फंगस तो मर जाते हैं, और जो बच जाते हैं, जो थोड़े से प्रतिरोधी फंगस बच जाते हैं, वे बिना किसी प्रतिस्पर्धा के तेजी से अपनी आबादी बढ़ाते हैं। कुछ ही पीढ़ियों में वो पूरी दवा बेअसर हो जाती है। इसीलिए रसायनों को रोटेशन में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अलग अलग ग्रुप्स की दवाइयां फंगस के अलग अलग सिस्टम्स पर हमला करती हैं। कोई उसकी सेल वॉल तोड़ता है, कोई उसका श्वसन तंत्र रोकता है। और इसी वजह से बचाव के लिए जो गोल्डन रूल सुझाए गए हैं गाइड में, वो सिर्फ रसायनों पर निर्भर नहीं है, वे दरअसल उस माइक्रो क्लाइमेट को ही बदलने के तरीके हैं। मेरा हमेशा से ये मानना है कि ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे समझा और लागू किया जाए, जैसे रेज्ड बेड या ऊंची क्यारी का नियम। हाँ, रेज्ड बेड ये सिर्फ एक टीला नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये पानी की निकासी को तेज करके जड़ों के पास ऑक्सीजन का प्रवाह बनाए रखता है। पानी रुकेगा ही नहीं तो फंगस कैसे पनपेगा? सही बात है। और दूसरा गोल्डन रूल है नीचे की पत्तियों को हटाना। ये तो एक मास्टर स्ट्रोक है। जब हम पौधे के निचले हिस्से से पत्तियां हटा देते हैं तो हवा के आर पार जाने का रास्ता खुल जाता है। इससे मिट्टी के स्तर पर जो उमस जमा होती है वो हवा के साथ बह जाती है। हाँ, और जो हमने स्प्लैशिंग मैकेनिज्म की बात की थी, जब नीचे पत्तियां ही नहीं होंगी तो मिट्टी उछलकर सीधे फल या पत्ती तक पहुंच ही नहीं पाएगी। क्या बात है! ये एक साधारण सा बदलाव है, लेकिन रसायनों से ज्यादा प्रभावी है। बिल्कुल। और तीसरा नियम है ड्रिप सिंचाई। ये पौधे के ऊपरी हिस्से को पूरी तरह सूखा रखती है और सिर्फ जड़ में जरूरत भर का पानी देती है। और बारिश के मौसम में कॉपर स्प्रे का भी जिक्र था। हाँ, बारिश में कॉपर स्प्रे फंगल और बैक्टीरियल दोनों रोगों को कम करता है। इन सब के अलावा एक जैविक हथियार की भी बहुत तारीफ की गई है, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा सच में मिट्टी में होने वाले फंगल युद्ध का एक शानदार उदाहरण है। मतलब हम रसायनों से दुश्मन फंगस को मारने के बजाय मिट्टी में एक मित्र फंगस को छोड़ रहे हैं जो उस दुश्मन को ही अपना भोजन बना लेता है। बिल्कुल। ट्राइकोडर्मा असल में एक हाइपर पैरासाइट है। हाइपर पैरासाइट वो क्या होता है? ये मिट्टी में मौजूद फ्यूजेरियम जैसे खतरनाक फंगस की कोशिकाओं के चारों ओर लिपट जाता है, अपने एंजाइम छोड़ता है और उन्हें गलाकर खा जाता है। कमाल है। मतलब मिट्टी के इकोसिस्टम को संतुलित करने का एकदम प्राकृतिक तरीका। हाँ, जब ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल होता है तो खेत में एक स्थायी सेना तैनात हो जाती है जो जड़ों के चारों ओर एक अदृश्य ढाल बना लेती है। और शायद इसीलिए स्रोत में कुछ लोकप्रिय बारिश सहनशील हाइब्रिड बीजों की भी सिफारिश की गई है, जैसे अर्का रक्षक, US 440, नामधारी NS 501 और अभिनव, ताकि शुरुआत से ही पौधे में लड़ने की ताकत हो। बिल्कुल सही किस्म का चुनाव आधी जंग जीतने जैसा है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, बारिश के मौसम में टमाटर की खेती करना कोई साधारण काम नहीं है। ये तो प्रकृति के साथ एक जटिल शतरंज का खेल है। बिल्कुल। ये सिर्फ बीज बोने के बारे में नहीं है, ये ड्रेनेज, एयर फ्लो और उस माइक्रो क्लाइमेट की इंजीनियरिंग के बारे में है। लेट ब्लाइट के हवा से होने वाले हमले से लेकर बैक्टीरियल विल्ट के सिस्टम चोक करने और सफेद मक्खी के डिलीवरी सिस्टम तक हर स्तर पर ध्यान देना जरूरी है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि जब पौधे के बाहरी पर्यावरण और उसके आंतरिक तंत्र को समझ लिया जाता है तो रोकथाम इलाज से कहीं अधिक तार्किक हो जाती है। एकदम सही। थोड़ा सा स्ट्रक्चरल बदलाव बड़े बड़े रोगों को रोक सकता है, लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मेरे मन में एक गहरा और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल उभर कर आ रहा है। वो क्या? देखिए, गाइड में बताया गया कि लगातार एक ही दवा का इस्तेमाल बड़ी गलती है। तो सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह फंगस इन रसायनों से खुद को ढाल रहा है और जिस तेजी से मौसम का मिजाज बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज, हाँ, क्या इंसान की तरह ही हमारे खेतों में पनपने वाले ये फंगस और बैक्टीरिया भी सुपरबग्स में बदल रहे हैं? क्या भविष्य में मौसम के इन चरम बदलावों के सामने
हमारे आज के ये गोल्डन रूल्स भी नाकाफी हो जाएंगे? ये वाकई एक बहुत ही गंभीर विचार है। क्या ये विकासवाद भविष्य में खेती के पूरे विज्ञान को फिर से लिखने पर मजबूर कर देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आने वाले समय की खेती के भविष्य पर विचार करने के लिए छोड़ जाता है। इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। आज की इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।